दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताऊंगा। यानी कि जो एससी और एसटी होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, वैसे तो ये दोनों आयोग अलग अलग हैं और इसे अलग अलग वीडियो में पढ़ाना चाहिए, लेकिन इन दोनों की जो ओरिजिन स्टोरी है, मतलब शुरुआत में जब ये दोनों बने थे तब ये इकट्ठे ही बने थे, तो ऐसे में इनकी हिस्ट्री एक ही है। तो अगर हम इन दोनों की हिस्ट्री को एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम दोनों आयोग को आसानी से एक साथ पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में इसको कवर करना चाहता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि जैसे एससी और एसटी है, वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग में आते हैं और इनके साथ बहुत शोषण भी हुआ है, इसीलिए इनको अलग आयोग की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से और भी मुद्दे होते हैं और भी लोग होते हैं, जैसे कि बाल अधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया। तो ये कई तरीके के आयोग होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एससी एसटी के आयोग हैं ये इन बाकी आयोगों से काफ़ी अलग है। वो ऐसे कि ये जो एससी और एसटी का आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, वहीं ये जो बाकी सारे आयोग हैं ये एक संविधिक निकाय हैं। अब आप पूछेंगे कि संवैधानिक और संवैधिक में क्या फर्क है। देखो, संवैधानिक वो होता है जो हमारे मूल संविधान से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हमारा संविधान आया था 1950 में, तो उसमें जो अनुच्छेद 338 था उसके तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए एक स्पेशल ऑफिसर के लिए बात की गई थी कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आयोग जो हैं वो संवैधानिक हो जाते हैं, मूल संविधान से जुड़े हुए हो जाते हैं। वहीं ये जो बाकी के आयोग हैं इनको लाया गया है बाद में, मतलब जो संसद है हमारी उसके अंदर अधिनियम के तहत इनको लाया गया था बाद में, ये मूल संविधान में नहीं थे। तो ये संविधिक हैं। तो पहला अंतर तो यही समझ लो कि एससी और एसटी का जो आयोग है वो संवैधानिक है और ये बाकी सारे जो हैं वो सब संविधिक हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों आयोगों का उदय कैसे हुआ, मतलब थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताऊंगा, और ये हिस्ट्री जो है वो दोनों के लिए एक जैसी है, कंबाइंड हिस्ट्री है। तो अब यहाँ पे एक टाइमलाइन बनेगी, इसको ध्यान से देखना और लिख लेना। देखो, सबसे पहले जब हमारा मूल संविधान आया तो अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे कहा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त। मतलब ये जो आयुक्त है ये नाम सबसे पहले आया, सबसे पहले आयोग नहीं आया था, आयुक्त आया था। उस आयुक्त का काम ये था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, और अगर उनका कोई मामला आता है, उनके साथ कोई दिक्कत होती है, तो उस मामले की पूरी जांच करना, निरीक्षण करना, और साथ ही उनके साथ जो जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले मूल संविधान के साथ एक आयुक्त आता है जो संरक्षण करता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का। उसके बाद आता है साल 1978। इस साल में सरकार क्या करती है, एक संकल्प लेती है और संकल्प के माध्यम से इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना करती है। अब देखो, आयोग तो पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है देश की और मामले भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना कर दी गई 1978 के अंदर। हालांकि आयुक्त का ऑफिस अभी भी था, मतलब आयुक्त अपना काम कर ही रहा था और साथ में एक आयोग भी अपना काम कर रहा था। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे साल 1987 में आके सरकार ने एक और संकल्प लिया। वहां पे उन्होंने ये कहा कि जो आयुक्त के कार्य हैं उनको थोड़ा सा संशोधित कर दो, और ये जो आयुक्त है और ये आयोग है गैर संवैधानिक, दोनों को मिला दो और एक आयोग बना दो। ठीक है, उस आयोग को उन्होंने कहा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आयोग। लेकिन इसके तहत भी कुछ एक प्रॉब्लम्स होने लगी। तो साल 1990 में हुआ 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत ये कहा गया कि अब अधिकारी और आयुक्त का सिस्टम हटा करके एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आयोग की स्थापना की जाए। मतलब इस संशोधन के साथ अब ये जाति और जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति का आयोग जो है स्थापित हो चुका था। लेकिन साल 2003 में, ये पांचवा आ गया इस टाइमलाइन में हिस्सा, साल 2003 में हुआ 89वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब अनुसूचित जाति के लिए आयोग अलग बनेगा और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग अलग बनेगा। मतलब अभी तक क्या था कि अनुच्छेद 338 के अंदर कहा गया था कि एक अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी से आयोग बन गया दोनों के लिए। लेकिन अब इस संशोधन के बाद 338 को अलग कर दिया गया और 338 क को एक अलग कर दिया गया। 338 के तहत क्या था, अनुसूचित जाति के लिए आयोग, और 338 क के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग। और फाइनली जाके 2004 के अंदर अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों अस्तित्व में आ गए। तो ये एक टाइमलाइन है। शुरुआत कहाँ से हुई, 1950 से हुई। पहले एक आयुक्त आया, फिर आयुक्त के साथ साथ एक आयोग आया जो कि गैर संवैधानिक था, फिर दोनों को मिला दिया गया
और फिर 1990 में एक परफेक्ट बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग तैयार कर दिया गया दोनों के लिए। फिर 2003 के संशोधन से दोनों अलग अलग हो गए और 2004 में दोनों अस्तित्व में आ गए। तो यहां तक इन दोनों की हिस्ट्री एक जैसी हो जाती है। अब इसके बाद में दोनों आयोगों के बारे में आपको अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के बारे में, जिसको आप NSSC भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इस आयोग की संरचना के बारे में। तो देखो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, उसके नीचे एक उपाध्यक्ष होता है और उसके पास 3 सदस्य होते हैं। तो मतलब टोटल 5 लोगों की इस कमेटी बनती है। 5 लोगों का ये टोटल विभाग है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही तय करता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा और कौन सदस्य बनेंगे। बात करें इनके कार्यकाल की, तो सामान्यतः इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनको कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकते हैं। बात करें इसके कार्यों के बारे में, तो सबसे पहला काम ये है कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, उनका संरक्षण करना है, जो भी क्रिया हो रही है उसकी समीक्षा करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्य है अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना और उस पर सुनवाई करना। इसके बाद अगला कार्य है कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए जो योजनाएं बनती है उनका निर्माण करना या फिर उनके निर्माण में सहभागिता देना। मतलब सरकार अगर उनके लिए कोई योजना बनाती है तो उसमें अपनी सहभागिता दो, उन्हें अच्छे सजेशंस दो जिससे उनका विकास हो सके। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठा रही है सरकार या फिर कोई कदम कैसे भी उठाया जा रहा है, उस सारी जो जानकारी है वो सारी जानकारी वो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देनी होती है या फिर जब भी राष्ट्रपति मांगे तब वो जानकारी देनी होती है। और इसके अलावा एक आखिरी कार्य ये होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा कार्य निकल आता है, यानी कि कोई राष्ट्रपति आदेश देता है कि कोई एक्स्ट्रा कार्य है जिससे अनुसूचित जातियों का भला हो सके, तो वो कार्य यही आयोग करता है। इसके बाद पूछी जाएंगी कि अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग बना है इसकी शक्तियां क्या हैं। तो देखो इसकी मेनली 3 मेन शक्तियां हैं, इसको ध्यान से सुनना। पहली शक्ति तो ये है कि अगर ये आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है, किसी शिकायत को देख रहा है, तो ऐसे में इसके पास दीवानी न्यायालय जितनी शक्ति होगी, मतलब जितनी शक्ति दीवानी न्यायालय के पास होती है उतनी शक्ति इस आयोग के पास भी होती है जब इसके पास कोई मामला आता है। तो पहली शक्ति तो ये है। दूसरी ये है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। मतलब अगर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कोई कार्य करना है जिससे इन अनुसूचित जातियों का कोई भला हो सके, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले इनसे परामर्श लिया जाए, इस आयोग से परामर्श लिया जाए, तो सरकार इनसे अपनी सलाह लेगी। उसके बाद तीसरी शक्ति ये है कि यह आयोग पिछड़े वर्गों और आंग्लीय भारतीय जो समुदाय है, एंग्लो इंडियन जिसको हम कहते हैं, उनके लिए भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से ये अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां इनको मिली हुई है। अब इसके बाद कुछ एक जीके के प्रश्न बनते हैं इसके बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि प्रथम NSSC अध्यक्ष कौन थे, मतलब इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लिखेंगे श्री सूरज भान जी, जो कि 2004 में बने थे, क्योंकि 2004 में ये आयोग अस्तित्व में आया था। इसके बाद पूछेगा कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो आप लिखेंगे श्री विजय सांपला जी, जो कि फरवरी 2021 से इसके बने हुए अध्यक्ष। और इस वक्त इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आप लिखेंगे श्री अरुण हल्दर जी। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि इस आयोग के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं इस आयोग के, वो हैं श्री एल पूनिया जी। श्री एल पूनिया जी जो हैं वो 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं इसके अंदर। तो ये एक स्पेशल प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से आपका अनुसूचित जातियों का आयोग पूरा होता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजातियों के आयोग के बारे में। तो देखो इसकी हिस्ट्री तो मैं आपको बता चुका हूं, और रही बात इसके कार्यों की और शक्तियों की, तो वो भी एक जैसी है। ये लोग काम करते हैं जातियों के लिए और ये लोग काम करते हैं जनजातियों के लिए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है कि एक बार आप इसकी रीडिंग और कर सकते हो सिर्फ जनजातियों के लिए, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हाँ, 2-3 जीके के प्रश्न जरूर बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना था, ये 2004 में बना था। आपको पता है कि 2004 में ही दोनों अस्तित्व के अंदर आए थे। तो ऐसे में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लिखेंगे श्री कुंवर सिंह जी। ये नाम आपको याद रखना है। श्री कुंवर सिंह जी जो थे वो 2004 में बने थे इसके अध्यक्ष। इसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो आप लिखेंगे श्री अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जी का नाम आपने सुना होगा तो आपको याद रह जाएगा। और जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान के अंदर, तो आप लिखेंगे श्री अनंत नायक जी। इसके अलावा इसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही है।
इसके अंदर 5 लोग होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई किसी तरीके की कन्फ्यूज़न आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।